थम्स अप दे दीजिएगा। आइए, स्वागत है आप सबों का फिर से QIP 1134 के एनालिसिस में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल का एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है वो ये रहा। और सबसे पहला सवाल ही क्या कहता है आपको? सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सेशन है आपका। कहता है फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो सबसे पहले देखो, ग्रामेटिकल एरर के बारे में बात की जा रही है, तो अल्टीमेटली गिवन सेंटेंसेस में आपको बात करनी है। तो देखो, सेंटेंस कहता है कि व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019। मतलब जब मिसेस सिन्हा वाराणसी को विजिट की थी 2019 में, नुपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। मतलब क्या हुआ कि जब वो 19 2019 में जब वो विजिट की थी, किस प्लेस को विजिट की थी? वाराणसी को विजिट की थी। तो उस समय से पहले तक नुपुर वहां पर कितने दिनों से पढ़ाती रही थी? तो आप ये कहते हो क्या कि कितने दिनों से पढ़ाती रही थी? 5 ईयर से वो वहां पढ़ाती रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये घटनाएं पास्ट की है तो अल्टीमेटली सेंटेंस का प्रॉपर सीक्वेंस किसका होना चाहिए? पास्ट का होना चाहिए। तो सबसे पहले वन गो में तो आप कह दोगे कि सर आपने जो यहाँ हैज का प्रयोग किया है, अगर इस हैज को चेंज करके अगर हम हैव का प्रयोग कर लें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज का प्रयोग करके हैव का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस का सीक्वेंस पास्ट का है तो हम क्या करेंगे? यहाँ हैड को यूज करेंगे। अब आपके मन में यहाँ पर एक कंफ्यूजन यानी एक दुविधा की स्थिति पैदा हुई होगी। आपके मन में चल रहा होगा कि जिस समय तक वो वाराणसी को विजिट की थी उससे पहले पहले नूपुर वहां पर कितने सालों से पढ़ाती आ रही थी? तो जो कि पिछले 3 सालों से या 3 सालों से वो पढ़ाती आ रही थी। आप कहोगे कि सर विजिट की है, उससे पहले उस जगह पे वो पढ़ाई है, तो आपके मन में ये इंफॉर्मेशन चल रहा होगा कि सर ये तो हुआ कि पास्ट की दो घटनाएं हैं। जो घटना पहले हुई है हेड प्लस V3, और दूसरी घटना के लिए हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको भूलना कतई नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करें तो इन द वेरी बिगिनिंग जब टेंस का डिवीजन हुआ था तो प्रेजेंट टेंस के भी 3 ही पार्ट्स थे, पास्ट के भी 3 ही पार्ट्स थे, और फ्यूचर के भी 3 ही पार्ट्स थे। वो आपके कन्वीनियंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या किया गया? सिंप्लीफाई करके उसे बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंप्लीफाई करके बनाया गया आपके कन्वीनियंस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि क्या था? हैड बीन प्लस V4। तो कहने का मतलब जो एक्शन आप पास्ट परफेक्ट में दिखा सकते हो, जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कंटिन्यूड रहा था, जो पास्ट ऑफ द पास्ट में शुरू होकर के पास्ट के एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यूड रहा था, ऐसे एक्शंस में आप क्या कर सकते हो? क्योंकि पास्ट के पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट के एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ये चलता रहा था, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में आप क्या पाओगे? सेंटेंस भले ही हैड बीन प्लस V4 में बना हुआ हो, ये सेंटेंस भी करेक्ट मानोगे। अगर आप कहोगे कि सर हैड के साथ अगर मैं टीच का अगर थर्ड फॉर्म को अप्लाई कर देता मैं, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता या इनकरेक्ट होता? तब मैं क्या कहूंगा? इन बोथ द केसेस आपके ये दिए गए सेंटेंस आपका करेक्ट होता, इनकरेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम एरर को फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करोगे? देखो किस पार्ट में नुपुर के साथ जो हैज का प्रयोग किया गया है इस जगह पर क्या करोगे? चाहे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बने या कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बने, इन बोथ द केसेस यू हैव टू अप्लाई हैड इन प्लेस ऑफ हैज। तो क्या होना चाहिए? आवर आंसर शुड बी डी। हमारे आंसर हो गए डी। चलिए मूव ऑन करते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपके सामने है। कहता है अप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पे नजर डालें तो आपको ये पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि बता दो किस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यहां प्रयोग किया जाए कि दिए गए सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और कंटेक्चुअली भी, जो कि क्या हो जाए कि सिलेक्शन आपका क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इसके लिए सेंटेंस का मीनिंग देखना होगा आपको। और सेंटेंस कहता है कि अनिता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट सी इज इनोसेंट बट देयर इज। देखो, अनिता हमेशा ये दोहराती रहती है, हमेशा ये रट लगाती रहती है कि मैं कौन हूं? इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जरा आप सोच करके देखिए, वो हमेशा कहती रहती है कि मैं इनोसेंट हूं, मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन जैसे ही यहां देखो कंजंक्शन बट का प्रयोग किया गया, ये कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। तो इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए कि ऐसे इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन का प्रयोग करोगे जो किस
मीनिंग को शो करेगा, कंट्रास्ट लेगा तो मतलब निगेटिविटी की तरफ इशारा करेगा। तो कहने का मतलब वो हमेशा इस बात को दोहराती रहती है कि मैं कौन हूं, इनोसेंट हूं, इनोसेंट हूं, इनोसेंट हूं। लेकिन आप भी सोचने पे विवश हो जाते हो कि अगर वाकई वो इनोसेंट है तो फिर बार बार उस पर इल्जाम क्यों लगते हैं, बार बार जो कि उसे बदनाम क्यों किया जाता है। तब आप कहते हो कि भाई बिना आग के तो कहीं धुआं होता नहीं है। Certainly she would have committed some blunder, certainly she would have committed some mistake, therefore people are speaking such against her। तो क्या कहते हो कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं है, तो कौन सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करोगे, नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसलिए क्या देखोगे, योर आंसर इज ए। आपका गिवन ऑप्शंस में से अगर हम सेलेक्ट करें तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। अब इसके बाद देखिए, फिर अगर आप कहते हो कि बाकी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को अगर हम देखें तो खास करके देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आपके पास ऑप्शंस के रूप में 4 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो आप सोच लो क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं कर रहे हो बल्कि 4-4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आप। तो यहां पर देखो दूसरा अगर हम देखें कि नो पुलिंग अप ऑफ द सॉक्स, नो पुलिंग अप ऑफ द सॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके शाब्दिक अर्थों को देखोगे तो क्या कहोगे, अगर मैं आपको कहता हूं जेंटलमैन पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स एंड वी आर गोइंग टू डू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वी आर गोइंग टू ब्रिंग सच चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आप क्या कहते हो कि आप तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि हम बदलाव करने वाले हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, बदलाव के दौर से गुजरने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या कह दिया आपने, पुल अप योर सॉक्स, इसका मतलब गेट रेडी, वेलकम द चेंजेज, जो भी बदलाव होने वाले हैं उसको आओ दोनों मिलकर के हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। और अगर आप कहते हो कि नो पुलिंग अप ऑफ द सॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो कि सॉक्स को ऊपर करके आप तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयार नहीं होना है। ऐसा एक्सप्रेशन अक्सर ऐसे इंसान के लिए किया जाता है, द पर्सन हु इज नॉट रेडी टू वेलकम द न्यू चेंजेस। ऐसा व्यक्ति जो बदलाव को वेलकम करने की स्थिति में ना हो, जो अपने आप में बदलाव लाना ना चाहता हो, उसके लिए हम अक्सर इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। दूसरा देखो, अब अगर आप कहते हो कि नो रबिंग ऑफ द शोल्डर्स, नो रबिंग ऑफ द शोल्डर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके कंधा को थपथपाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति आपको फ्लैटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, अपने सेल्फिश एंड के लिए आपकी अनरीजनेबल तारीफ करके क्या करेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। तो इसका मतलब क्या कहोगे, फ्लैटर करना किसी को, उसके कंटेक्स्ट में आप किसको यूज करते हो, रबिंग ऑफ द शोल्डर्स। इसके बाद देखिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो कपल के बीच में अगर आप कहते हो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ही कपल के बीच में अब पहले जैसे प्रेमपूर्ण संबंध नहीं है। अर्थात जब प्रेमपूर्ण संबंध नहीं है तो कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, बोथ द इंडिविजुअल्स हैव स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर, इसका मतलब दोनों के जो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को नफरत करना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट मींस वी बोथ हेट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। अब आपके और मेरे बीच में न तो कोई दोस्ताने संबंध है, न ही प्रेमपूर्ण किसी भी तरह के संबंध अब बचे हुए हैं। चलो, तो इस तरह से हमने क्या किया, चारों ही ऑप्शंस को देख लिया, और अगर हम अपने आंसर को टिक आउट करें तो हमारा आंसर क्या निकल करके आया है, आवर आंसर इज ए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। अब आपको कहता है कि पैसिव वॉइस लिख करके दिया गया है, सिंपली आपको क्या करना है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे गिवन सेंटेंस को। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या पा रहे हो, दोज 4 पेजेस वर टर्न। तो यहां पर देखो बेसिक स्ट्रक्चर किसको फॉलो किया गया है, वाज या वर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। इसका मतलब ये किस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें कि ये तो हुआ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर किस टेंस के देखने को मिलते हैं, आप कहते हो सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट का देखने को मिलता है। और अगर इसका अगर हम एक्टिव वॉइस बनाना चाहें तो हम करेंगे क्या, ये जो जैक लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे जैक को। इसके बाद बाकी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम किसमें इसको ऐड करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सोच के देखो, जैक को आपने वाक्य का सब्जेक्ट बना लिया है, वाज वर्ब प्लस V3 को चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस V2। और ये देखो टॉर्न क्या है, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है टूर और थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका टॉर्न।
तो अब यहां देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोर। तो क्या करेंगे, जैक टोर, जैक ने फाड़ दिया। अब जैक ने क्या फाड़ा है, दोज 4 पेजेस। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जैक टोर दोज, दोज 4 पेजेस, 4 पेजेस। अब क्या करना कि आप एग्जाम्स में इस तरह से सेंटेंसेस को लिखने में समय मत गवाना, मन ही मन क्या करना, इसको आप क्या करना कि कन्वर्जन कर लेना। तब आप ऑप्शन पे नजर डालना कि देखो मैं कौन सा ऑप्शन किससे बना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बना है। तो चलो हम तो अंतिम से चलते हैं, जैक टोर दीज 4 पेजेस। यहां पर देखो गिवन सेंटेंस में क्या है, दोज, और आप यहां चेंज कर दोगे तो ये क्या करेगा, सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करेगा। और आपको वॉइस और नरेशन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि दिए गए सेंटेंस के अर्थ में आप परिवर्तन करो। सेंटेंस के बनाने के तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। और आप कहते हो कि एक्टिव टू पैसिव जब हम करते हैं तो किसी भी शब्द को बदल करके किसी अन्य शब्द को उस जगह पर प्लेस नहीं करते हैं। हाउएवर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का अगर होता तो दिस को हम दोज में बदलते, दिस को दैट में हम बदलते। लेकिन ये क्वेश्चन तो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, इसलिए दोज को बदल करके कभी भी आप दीज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब पहला आपका एलिमिनेट हुआ। दूसरा देखो जैक टियर, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, इसको भी एलिमिनेट करो। इसको हमने क्या किया, इसे भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो जैक टियर ये भी एलिमिनेट किया। जैक टोर दोर, जैक टोर दोज 4 पेजेस। जैक ने क्या किया कि उन 4 पेजों को फाड़ दिया। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, हमारा आंसर आ चुका है, आवर आंसर इज बी। वेयर एज एक अगर हम देखें जैक टीयर्स, ये तो प्रेजेंट का फॉर्म है, इसका मतलब एलिमिनेट हुआ, तो आवर आंसर इज बी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि आपको एंटोनिम्स का चुनाव करना है। किस शब्द का एंटोनिम्स चाहिए आपको, तो ये देखो जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है फ्रुगल, तो फ्रुगल का एंटोनिम्स चुनना है आपको। तो आपको जानना होगा फ्रुगल होता क्या है। फ्रुगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल इन नेचर। अगर मैं कहता हूं कि यू आर अ फ्रुगल पर्सन, इट मीन्स यू आर द पर्सन हु इज इकोनॉमिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, आप मितव्ययी हो। मितव्ययी का मतलब क्या हुआ, आप कम खर्च करने वाले इंसान हो, जितना जरूरत है उतने ही खर्च करते हो, अननेसेसरीली आप क्या करते हो, मनी को स्पेंडर नहीं करते हो, लापरवाही पूर्वक खर्च नहीं करते हो। एंड दोज हु स्पेंड द मनी रेकलेसली, द पर्सन इज नोन एज एक्स्ट्रावेजेंट। तो जरा सोच के देखो, फ्रुगल जो है वो क्या हो गया आपका, कम खर्च करने वाला। और आपसे पूछ क्या रहा है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज्यादा खर्च करने वाला। तो आंसर क्या हो गया, डी। अब यहां से देखो फ्रुगल से रिलेटेड अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहां अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, दिस वाज द फ्रुगल इनोवेशन। फ्रुगल इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, इनोवेटिव आइडियाज तो लानी है, ठीक है, पूरे विश्व में बदलाव लाने की कोशिश तो करनी है, लेकिन इस बदलाव में हमारे पैसे भी कम खर्च अगर हो जाए तो यही इनोवेशन हमारा क्या कहलाएगा, फ्रुगल इनोवेशन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, इनोवेटिव आइडियाज तो है आपके, पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज तो करेगा ही करेगा, एट द सेम टाइम हमारा खर्च भी कम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन विल दिस बी। तो आप क्या कहोगे, सर दिस विल बी कॉल्ड फ्रुगल इनोवेशन। चलो इसके बाद देखिए, अगर आप आंसर तो निकाल चुके हो, आपका आंसर क्या निकल चुका है, योर आंसर इज डी। इवन देन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल द ऑप्शंस। अब जैसे देखो अगर हम कहते हैं वेरी, वेरी वेरी का मतलब क्या होता है, मेंटल टायर्डनेस। अगर आप कहते हो कि मानसिक तौर पर अगर आप जो है कि क्या क्या हो जाते हो, अगर आप थक जाते हो, एग्जॉस्टेड फील करते हो, आपकी मानसिक थकान को इंडिकेट करने के लिए जो शब्द यूज होता है इसी को क्या कहते हो, वेरी। वेरी को हिंदी में क्या कहोगे, थकान। और किस तरह की थकान है ये, मेंटल टायर्डनेस। मेंटल टायर्डनेस ये मानसिक थकान है, ठीक है। इसके बाद बाकी शब्दों को अगर हम देखें कि अगर आप रेकलेस हो किसी भी चीज के प्रति तो इसका मतलब क्या है, क्या हो आप, केयरलेस हो, केयरलेस हो। अब जैसे देखो कि सीवर कंडीशन है किसी भी चीज की, इसका मतलब क्या हुआ, भयावह स्थिति है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि सीवर वेदर के कारण जो कि फसल चौपट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम बार बार करवट लेती रही और इतनी भयावह हुई कि उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है, हमारे फसलों पर पड़ा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि सी इज, द वेदर इज सीवर एंड ड्यू टू विच स्मॉल चिल्ड्रेन कांट गो टू देयर स्कूल, मौसम का मिजाज बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो है कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते। तो यहां पर देखो क्या कि निगेटिव सिचुएशन जिसकी प्रबलता, जिसकी इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होती है, उसको दिखाने के लिए हम सीवर का प्रयोग करते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि जैसे देखो क्या कि ही वाज सीवियरली इल, इसका मतलब क्या हुआ, सीवर से ही बना है आपका सीवियरली।
तो इसका मतलब क्या, वो बहुत ही बीमार था। तो इसका मतलब क्या, वो बीमार था और बहुत ही बीमार था, इसका मतलब क्या, वो इंटेंसिटी लेवल का डिफरेंस है। तो मौसम खराब था, लेकिन बहुत ही मौसम खराब था, तो क्या होगा, फसल तो चौपट होना ही है आपका। चलो आगे चलते हैं। सीवर हो गया, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा वेजेंट भी आपने देख लिया और रेकलेस भी देख लिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, इसको जरा गौर से देखो। सेंटेंस कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी फिर आसान क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है। तो कहता है विच कैन नॉट बी रीड, क्या कहता है, वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए अगर एक शब्द चुना जाए तो किसको चुना जाएगा। तो सोच करके देखिए, कहता है कि विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। अगर मान लो, अगर मैंने आपको कहा कि बेटे यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस सब्जेक्ट, बट द स्टाइल ऑफ योर राइटिंग इज सो पुअर दैट नोबडी कैन कंप्रीहेंड इट इजिली। इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपके लिखने का तरीका इतना ज्यादा पुअर है कि आपकी लेखनी को कोई भी आसानी से पढ़ करके समझ नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। सोच कर देखिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। जो पढ़ने लायक नहीं है उसको कहते हैं इलिजिबल हैंडराइटिंग, ठीक है। अगर पढ़ने लायक अगर होता तो आई एल हटा देते आप, ठीक है। आई एल हटा देते तो शब्द क्या हो जाता, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, द आर्टिकल वाज रिटेन लीजिबली, मतलब स्पष्ट तरीके से लिखा गया, कोई भी पढ़ करके समझ सकता है। अगर मैं कहता हूं द आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर वाज रिटेन इलिजिबली, इसका मतलब क्या हुआ, अस्पष्ट तरीके से, मतलब क्या हुआ, जिसको कंप्रीहेंड नहीं किया जा सकता था पढ़ने के बावजूद भी। अब आप कहोगे सर अगर इसको इलिजिबल पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति जो किसी भी पद के लिए सुटेबल होता है, इलिजिबल होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग ई से शुरू होता है। तब आप क्या कहोगे, इलिजिबल अगर आप कहोगे तो यहां पर क्या किया आपने, इलिजिबल। इसका मतलब दैट कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड इजिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका आंसर चुनाव करोगे तो इसका आंसर तो डी हो गया। लेकिन अगर यहां पर बात करता है इलिजिबल के बारे में बात करें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो इलिजिबल ये भी है, इलिजिबल ये भी है, तो क्या कहोगे, इसको होमोफोन्स में नहीं रखेंगे हम। अगर हम होमोफोन्स में रखें तो आप तुरंत कह दोगे कि सर बोथ द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड बट दे आर डिफरेंट इन द मीनिंग एंड द यूसेज। लेकिन दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं और दोनों को यूज करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये दोनों होमोफोन्स हो गए। तो यहां पर तो कोई इलिजिबल मतलब क्या हुआ, इलिजिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर को यूज करते हो, और इसका सिनोनिमस देखोगे तो यही क्या हो जाता है आपका, सुटेबल। और सुटेबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। तो सोच के देखो, यहां तो आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। अब यहां पर देखो इलिटरेट, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, इलिटरेट का मतलब क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। इसका मतलब जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसी को क्या कहते हो, इलिटरेट कहते हो। इसका मतलब अशिक्षित, अनएडुकेटेड कहोगे इसको, इसको हम कहेंगे अनएडुकेटेड। इसके बाद को दूसरा क्या कहते हो, इनविजिबल, विच इज नॉट विजिबल दैट इज इनविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अदृश्य, जो जिसे आप देख नहीं सकते। तो सोच के देखो, ये इन, ये इल, ठीक है, और ये भी इल, और इसके बाद देखो इन, ये जो है क्या है, चाहे आई डबल एल हो किसी भी शब्द के शुरू में, चाहे आप क्या कहोगे कि या कि आई एन लगा हुआ हो किसी भी शब्द के शुरू में, डी आई एस लगा हुआ हो किसी भी शब्द के शुरू में, प्रीफिक्स के तौर पर आई एम का प्रयोग किया गया हो, और सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स या कि ए का प्रयोग किया गया हो। तो ये सारे शब्द आपको किस तरह का किस तरह का मीनिंग कन्वे करेंगे, ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आप कहते हो, अगर आप कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो आप ऑनेस्ट कहते हो, अगर बेईमान है तो डिसऑनेस्ट कहते हो। अगर कोई भी चीज पॉसिबल है तो आप क्या कहते हो, पॉसिबल कहते हो। एंड विच इज नॉट पॉसिबल दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे देखो क्या हुआ, अगर आप कहते हो द पर्सन इज कैपेबल, ठीक है, ऑफ डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन जो है कि वो कैपेबल है कुछ करने में। और अगर इनकेपेबल है, द पर्सन इज नॉट एबल टू डू समथिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी चीज कहते हो कि मोरल है तो इसका मतलब नैतिकता के दृष्टिकोण से सही है। अगर ठीक इसी ए को यूज कर दो मोरल से पहले, तो अमोरल, अमोरल इज इक्वल टू इमोरल, और इमोरल का मतलब क्या हो जाता है आपका, अनैतिक, विच इज नॉट मोरली करेक्ट। तो यही चीज क्या हुआ, इमोरल हो गया आपका। तो इस तरह से देखेंगे दोस्त, तो क्या करेंगे हम, प्रीफिक्स जब देखते हैं, शब्दों के छोटे छोटे अंश को देखते हैं, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 81 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, चलो आते हैं इस कंटेक्स्ट पे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये देखो सबसे क्या है, अगर कहो तो
इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनकरेक्टली ये देखना कि करेक्टली पूछ रहा है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्टली। तो चलो बात करते हैं, यहां पर देखो परसेवरेंस। परसेवरेंस जैसे ही पढ़ोगे तो आप देखोगे नेपोलियन बोनापार्टे की वो बात याद आ जाएगी आपको, सक्सेस कम्स टू दोज हु आर परसर्विंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंस्टेंट एफर्ट लेते रहते हैं, नो मैटर द थिंग इज वेरी हार्ड टू डू, इवन देन द पर्सन इज डिटरमिन्ड टू अचीव दैट। या अगर आप कहोगे बार बार किसी दिशा में लगे हुए हो, फेलियर के बाद भी अगर जो कि उसे प्राप्त करने में फिर एड़ी चोटी का दम लगाए बैठे हो, तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा, आप में किस चीज को देखा जाएगा, परसेवरेंस। मतलब आप हिम्मत हारने वाले में से नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि सफलता उसी के हिस्से में आती है जो लगातार अपने प्रयासों में संलग्न रहते हैं। तो यहां पर देखो परसेवरेंस का स्पेलिंग PERSEVERANCE, ये भी सही है। इसके बाद प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, किसी को बचा करके रखा जाना, प्रिजर्व करना, संरक्षित रखना। ठीक है, वही चीज क्या कहलाता है आपका, प्रिजर्वेशन। इसके बाद देखिए प्रीपोंडरेंस, जिसका भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करता हूं प्रीफरेंस, तुरंत आप कहते हो सर प्रीफरेंस में डबल एफ तो होता ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, PREFERENCE। तो क्या करोगे, इसको चेंज कर दो, प्रीफरेंस को चेंज करके ये लिख दो, और इसका मतलब क्या हुआ, इनकरेक्टली वर्ड वर्ड कौन सा है दिया गया ऑप्शन में से, योर आंसर इज ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करूं आपसे, तो देखो शब्द कहता क्या है, फिर से आप गौर करोगे दिए गए शब्द पे। पूछ रहा है आपसे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। और यहां पर देखो अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, परसुएड। हालांकि देखो क्या कि अगर मैं इस अंडरलाइंड वर्ड्स के वो को डायरेक्टली आपसे एक्सप्लेन करूं और आंसर पे आ जाऊं, तो आंसर तो मैं टिक आउट कर दूंगा, लेकिन एग्जाम्स में आप ये स्ट्रेटेजी मत बरतना, सेंटेंस को पढ़ करके तब आप इसके मीनिंग को समझना। ठीक है, तब आप डिसीजन करना कि इसका सिनोनिमस क्या हो सकता है या कि एंटोनिमस क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो दोस्त, अगर मैं कहता हूं परसुएट, परसुएट करना का मतलब क्या होता है, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना, मनाना, राजी करना, जिससे जो काम करवाना चाहते हो उससे आप करवा पाओ, तो इसी को कहते हैं परसुएशन। नाउन बनेगा तो परसुएशन, और परसुएट करते हो तो आपका वर्ब है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका डायरेक्टली अगर अपोजिट ढूंढोगे तो आप क्या करोगे, अगर परसुएट का डायरेक्टली अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, डिसवेड। डिसवेड का मतलब क्या हुआ, नाराज करना, मनाना नहीं बल्कि नाराज करना। जैसे अगर मैं कहता हूं, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट का डायरेक्टली अपोजिट शब्द कौन सा लोगे, डिफिडेंट। अगर एसेंट के बारे में बात की जाएगी तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंट। एसेंट डिसेंट, उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखोगे, अगर आप जेनिथ का उल्टा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, नादिर हो जाएगा। टॉप का उल्टा क्या होगा, तो बॉटम होगा। ये डायरेक्टली अपोजिट शब्द जो आसान वाले होते हैं, ये तो आपके जुबान पे होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या कहोगे, जो चीज परसुएड करोगे जिसको, अगर उसको नाराज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिसवेड हो जाएगा। तो योर आंसर इज सी। और बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, तो अब चलो जैसे देखो, अगर आप इवेट करते हो, जब आप आक्रमण कर देते हो किसी पे, तो इसी से बना है आपका इवेशन यानी आक्रमण। बम्बार्डिंग करते हो तो बम्बारी करते हो आप। और सिचुएटेड अगर कोई भी चीज कहीं पर है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, किसी जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, तो सिचुएटेड हो और लोकेटेड हो, ये दोनों के दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। और अगर हम ऑप्शन पे आए तो योर आंसर इज सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करूं, तो देखो दोस्त क्या कहा जा रहा है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना है ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। अगेन यू हैव बीन गिवन अ सेंटेंस टू फिल। तो आपको क्या करना चाहिए, सेंटेंस के मीनिंग को समझना चाहिए, इसके बाद ही आपको जो है कि इसे फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। कहता है कि शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4 नवंबर। शकुंतला देवी का जन्म कब हुआ था, 4 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 1929 में 4 नवंबर को शकुंतला देवी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन हर चाइल्डहुड सी खाली जगह टू स्कूल। लेकिन अगर उसके बचपन के बारे में बात करके देखी जाए, तो बचपन में वो कभी भी स्कूल गई नहीं थी। तो कहने का मतलब यहां पर देखो क्या हुआ कि अब अगर मैं ऑप्शन पे आता हूं, तो ऑप्शन में एक चीज क्या कॉमन देख रहे हो आप, एवर और नेवर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए क्या हुआ, क्या कहते हैं कि उसका जन्म तो 4 नवंबर 1929 को हुआ था, लेकिन अगर उसके चाइल्डहुड के बारे में बात करके देखी जाए, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड के बारे में बात करके देखी जाए, तो वो उन्होंने क्या किए, अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे काम किए, लेकिन उन कामों के दरमियान कभी भी जो कि वो स्कूल गई नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्रास्ट की तरफ इशारा है कि सेंटेंस नेगेटिव लो। इसलिए देखो 3 सेंटेंस में आपको नेवर को यूज किया गया है। नेवर को यूज किया गया है, तो जब नेवर को यूज किया जाए सेंटेंस में,
जब आपको ऑलरेडी को यूज किया जाए सेंटेंस में, या कि मच अर्लियर को यूज किया जाए सेंटेंस में, या मच बिफोर को यूज किया जाए, मच बिफोर को यूज किया जाए, तो ये इनडायरेक्टली आपको संकेत कराता है परफेक्ट टेंस का। तो क्या करोगे, परफेक्ट टेंस का संकेत कराएगा तो क्या करोगे, सी हैड नेवर बीन टू स्कूल, तो इसलिए क्या करोगे आप, आंसर क्या चुनाव करोगे, सी। लेकिन आजकल अगर मॉडर्न यूसेज में देखोगे, बोलचाल की अंग्रेजी में देखोगे, तो देखोगे कि अब धीरे धीरे लोग इस तरह से भी यूज करने लगे हैं, बी को भी करेक्ट मान करके चलने लगे हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल वे में देखोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में देखोगे, तो अभी भी किसको यूज करना चाहिए, आपको सी को यूज करना चाहिए, यानी परफेक्ट के साथ इसको यूज में लाना चाहिए। इसलिए आंसर क्या है आपका, सी है। और आप इसे इस तरह से अपने आप को समझा लेना कि बचपन में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, और इन कामों के दरमियान अगर कहा जाए तो इन सारे कामों को करने के बाद, ठीक है, उसने बहुत सारे अन्य भी काम किए होंगे, लेकिन इस काम से पहले पहले वो कभी भी एक बार भी स्कूल गई नहीं थी। तो मतलब पास्ट में उसने कोई काम किए, लेकिन उस पास्ट के पास्ट में उन्होंने स्कूल जाने वाला काम करना चाहिए था जो किया नहीं। तो ये घटना क्या कहोगे, भले ही इनडायरेक्टली ही कही जा रही है, ये घटना कब की है, ये पास्ट की घटना है या कि पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। तो आप क्या कहोगे, सर ये पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। और सिंपल तरीके से समझने के लिए आप क्या जानोगे, सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हो, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, सेंटेंस में ऑलरेडी का प्रयोग हो, मच बिफोर हो, मच अर्लियर हो, अ लिटिल बिट अर्लियर हो, अ लिटिल बिट बिफोर हो। तो ये आपको हिंट्स देता है कि सेंटेंस किस में बनना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए, ठीक है। चलो, घटना पास्ट की है इसलिए पास्ट परफेक्ट का चुनाव किया है हमने, लेकिन अगर घटना प्रेजेंट की होती तो प्रेजेंट परफेक्ट का चुनाव करते हैं। तो चलो, हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है और हमारा आंसर है सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर अगर 84 के बारे में बात करें तो कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स चुनना है आपको, समान अर्थ वाले शब्द। तो यहां पर देखो, क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है, शांत करना, क्वाटेन, इसका मतलब क्या हुआ, शांत करना। अगर मान लो राजा के विरुद्ध अगर प्रजा जो है कि विद्रोह पे आमदा हो जाए, अगर वो सोचे कि राजा के खिलाफ मुझे क्या करना है, बगावत कर देनी है, तो राजा क्या चाहेगा कि बलपूर्वक जो है कि ये उठ रहे फन को मैं कुचल कैसे दूं, मेरे अगेंस्ट में जो आवाजें उठ रही है इसको मैं दबा कैसे दूं। तो देखोगे उन आवाजों को दबाओगे या होने वाले विद्रोह को जो बलपूर्वक दबाओगे, तो अक्सर उसके लिए यूज किया जाता है क्वेल, ठीक है। तो जब दबा रहे तो इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा, सप्रेस करना। और सप्रेस करना क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं सप्रेस्ड डिजायर्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो इच्छाएं, वो ख्वाहिशें जो आपने अपने मन में दबा रखी है उसको क्या कहेंगे, सप्रेस्ड डिजायर, सप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस कंटेक्स्ट में भी यूज करोगे, साथ साथ विद्रोह वगैरह को दबाओगे उसके लिए भी यूज करोगे। तो सिनोनिमस वर्ड का फाइंड आउट करना था, तो आंसर तो हम लोग ढूंढ चुके हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। लेकिन बाकी शब्दों को अगर हम देखें तो यहां पर देखो, एनकरेज, अगर मैं एनकरेज के बारे में आपसे बात करता हूं दोस्त, तो एनकरेज के बारे में आप क्या कहोगे, एनकरेज के बारे में आप कहोगे कि सर इफ यू एनकरेज समवन, अगर हम किसी को एनकरेज करते हैं तो इट मींस यू इंस्पायर समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब आप किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हो। और एनकरेज करेंगे तो प्रेरित करेंगे, प्रेरित करेंगे तो क्या करेंगे, हम इंस्पायर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिए गए इंस्पिरेशन की वजह से वो व्यक्ति वो काम करने को तैयार हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि जो कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस, एट द सेम टाइम इफ आई एनकरेज यू, तो मैं आपको कहूंगा बेटे क्यों नहीं, जरूर आप एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी तो आप बन ही सकते हो, क्योंकि वो भी बनने वाले आपके जैसे छात्र ही होते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव मेड अप योर माइंड टू डू सो, कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने मानसिकता बना ली है कि मुझे क्रैक करना, तो आप कर ही सकते हो कि यस यू हैव चूजन द राइट करियर फॉर यू, कीप इट अप, लगे रहो। आई एम श्योर यू विल क्रैक सूनर और लेटर, मैं श्योर हूं कि सूनर और लेटर आप क्रैक करोगे ही करोगे। तो इसका मतलब क्या किया मैंने, मेरी बातें आपको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो इसी को कहते हैं एनकरेज करना, इसी को कहते हैं इंस्पायर करना। तो ये सोच लो, एनकरेज के बारे में जान लिया। तो यहां पर देखो, इनवाइट, इनवाइट का मतलब क्या होता है, किसी को आमंत्रण देना, ठीक है। अब जैसे देखो, यहां पर भी देखो, यहां से भी बार बार क्वेश्चन होते हैं कि इनवाइट के साथ किस प्रीपोजिशन को यूज करोगे। तो आप क्या जान लो कि इनवाइट समवन टू समथिंग, तो इसका मतलब किसी को चाय पर आमंत्रित करना है। मुझे अगर आपका इनवाइट करना है तो मैं क्या कहूंगा, आई इन्वाइटेड यू टू टी यस्टरडे, कल मैंने क्या किया था, आपको चाय पर आमंत्रित किया था। तो यहां पर देखो, इनवाइट समवन टू समथिंग, आई इन्वाइटेड यू
टू हिज बर्थडे, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको किसके बर्थडे पर आपको आमंत्रित किया था, उसके जन्मदिन पर मैंने आपको आमंत्रित किया था। ठीक है, अगर किसी को लंच पर इनवाइट करते हो, किसी को डिनर पर इनवाइट करते हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, जिसको भी इनवाइट कर रहे हो उसके साथ प्रीपोजिशन टू। तो इसको याद रखना, इसके साथ हम टू को यूज करेंगे। एनकरेज तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिसीच। बिसीच का मतलब होता है आपको मेक समबडी अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट। इसका मतलब हो जाता है आग्रह करना, विनती करना, इंप्लोर करना, याचना करना, जिसको आप कहते हो आग्रह करना रिक्वेस्टफुली, इसी के लिए शब्द हम यूज करते हैं बिसीच। अब ये देखो, ये भी शब्द आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बता दो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका बिसाउट, BESOUGHT। ठीक है, अब ये देखिए इसका हो गया बिसाउट, एट द सेम टाइम एक का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म और भी याद कर लेना कि सिक का अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साउथ। इसका भी क्या हो जाएगा आपका, साउथ। और कहोगे कि सर साउथ तो एक ये भी होता है SHOUT, अरे ये तो शोरगुल करना होता है, इसमें तो सिंपली क्या करोगे, ED लगा करके आप बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे दोस्त, अगर हम आएंगे अपने आंसर वाले ऑप्शन का अगर हम चुनाव करने आते हैं, तो आवर आंसर इज, हमें निकालना क्या है, सिनोनिम्स। क्वेल मतलब शांत करना, मतलब क्या हुआ, दबाना, सप्रेस करना, इसका मतलब योर आंसर इज डी। आंसर हमने डी फाइंड आउट कर लिया है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात करें, तो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो कहता है कि फॉलोइंग सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट इडियम क्या होना चाहिए। कहता है द रिसेंट स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉइज, हाल फिलहाल में जो कर्मचारियों ने क्या किया है, हड़ताल किया है। रिसेंटली हुए एम्प्लॉइज के जो हड़ताल हैं, लेफ्ट द फैक्ट्री एंड इट्स मशीनरी इन डिसऑर्डर। तो मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया है, उस कंपनी को भी जो है कि अच्छे कंडीशन में तो छोड़ा नहीं है, और वहां की जो मशीनरी है वो भी स्मूथ फंक्शनिंग में छोड़ा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां डिजॉर्डर की स्थिति है, केओस की स्थिति है, क्या कहोगे आप, टॉप्सी एंड टर्बी वाला सिचुएशन है, द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल। और अगर आप कहोगे ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस कह लो, दैट इज नॉट गोइंग स्मूथली। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि अगर आप कहते हो मशीनरी इन डिजॉर्डर कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो चुका है, ये अपना बैलेंस खो चुका है, स्थिति जो कि अच्छी नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। इसका मतलब द कंपनी हैज गॉन आउट ऑफ गियर, ये गियर से बाहर जा चुकी है। अब ये देखो आंसर का चुनाव तो हमने बी कर लिया, बाकी ऑप्शंस को तो हम क्या करेंगे, डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे दोस्त। और अगर हम बाकी ऑप्शंस का चुनाव करें, तब आप क्या कहोगे कि सर देख रहा हूं सबसे पहले लॉक एंड की। लॉक एंड की, लॉक का मतलब तो आपको ताला, आपको पता है कि लॉक का मतलब क्या होता है, ताला होता है, और की का मतलब क्या होता है, चाबी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यू बोथ आर लाइक लॉक एंड की फॉर ईच अदर, इसका मतलब क्या, आप दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, कोई अगर ताला हो तो दूसरा चाबी है, और अगर आप चाबी हो तो सामने वाला क्या है, ताला है। इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के लिए फिट हो, दोनों एक दूसरे के सुटेबल हो, दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो, इसी के लिए हम शब्द यूज करते हैं लॉक एंड की। इसके बाद देखिए फिर कहते हो आप ये देखो पिन मनी। अगर मैं पिन मनी के बारे में बात करूं तो ये कौन सा है पिन मनी, जैसे देख लो, अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हो, या कि आप घर से बाहर कहीं भी रह के पढ़ाई करते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को कहते हो कि ट्यूशन फी के तौर पर मुझे इतनी रकम देनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन को देनी पड़ेगी, कॉलेजेस को देनी पड़ेगी, या यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। इसके बाद रूम रेंट के लिए भी, हाउस रेंट के लिए भी आपको जो कि खर्च करने पड़ेंगे, खाना पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर ईच मंथ अगर आपको 15 to 20,000 रुपीज खर्च होते हैं तो आपके मम्मी पापा ने दिया। एट द सेम टाइम आपकी मम्मा ने क्या कहा कि बेटा ये 2,000 रुपये रख लो, ये पिन मनी के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि वो एक्स्ट्रा रकम जो मिला आपको पॉकेट खर्च के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, पिन मनी। ठीक है, मुझे खर्च चलाने के लिए अगर मुझे अपनी बीवी को देना चाहिए 30,000 रुपये महीने, तो मैंने तो उसे दे दिए घर चलाने के लिए। एडिशनली अगर मैं उसे 5,000 रुपये महीने और दे देता हूं, तो इसका मतलब उस पैसे को वो किस पर खर्च करेगी, हो सकता है अपने लिए जो वो सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करेगी, हो सकता है उस पर खर्चा करे। वो भी अगर जो कि मार्केट जाकर के अगर वो छोटी मोटी शॉपिंग अगर करना चाहे, अन्य चीजों पे खर्च करना चाहे, तो रिक्वायर्ड अमाउंट के अलावे जो मैंने एडिशनल अमाउंट दिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसके अपने मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिन मनी। चलो, इसके बाद फिर कहता हूं नीड ऑफ द आर। अब जैसे देखिए अगर मैं कहता हूं
an employee will have to dedicate himself, ठीक है, for the sake of organization, for the benefit of the organization, and this is the need of the hours. तो क्या कहोगे, अभी जो कि किसी भी एम्प्लॉयज को डेडिकेट करने की जरूरत है अपने संस्थान के लिए, और यही इस वक्त की मांग है, यही इस वक्त की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या, जो राइट मोमेंट में जो चीजें बिल्कुल ही सटीक है, बहुत ही जरूरी है, उसी के लिए कहते हैं दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब क्या हुआ, ये यही चीज क्या है, आवश्यक है या जरूरी है, ये आवश्यक है या जरूरी है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को हमने क्या किया, कवर किया। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, इस चीज को गौर करो। सेंटेंस कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब वही हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, OWS के क्वेश्चंस हैं आपके। कहता है कि अ रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर राइम एंड, ठीक है, रेगुलर रिदम एंड राइम स्कीम। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो इस कवि के द्वारा लिखित ये कविता है, जिसको देखो कविता लिखने की शैली कैसी है, जिसको एक परफेक्ट रिदम से होकर के गुजारा गया है। हालांकि वो पोएम है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, लेकिन देखिएगा परफेक्ट रिदम्स को इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह से इसको जो कि बयां किया जाना चाहिए। तो कहता है कि इस तरह के पोएम्स के लिए अगर कोई भी अप्रोप्रिएट एक शब्द में अगर हम कहना चाहेंगे ऐसे पोएम को, तो हम क्या कहना चाहेंगे? तब आप क्या कहोगे कि ऐसे ही पोएम हमारे क्या कहलाते हैं, बैलेड कहलाते हैं। और बैलेड क्या होते हैं, अक्सर जो कि ऐसी कविताओं में इमोशनल कंटेंट को केंद्रित करके, जो कि कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में जो कि कहानी कही जाती है, जैसे कहानी जिस जिस तरीके से फ्लो करता है परफेक्ट रिदम में, उस तरीके से जो है कि पोएम को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ऐसी ही कविताओं को हम क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई एपिक अगर कहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य का मतलब क्या हुआ, अगर एपिक है कोई भी चीज, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हमारा, अगर हम अपने एपिक के बारे में बात करें तो आपका एपिक क्या है, आपका रामायण है, आपका महाभारत है। जो लेजेंडरी कोई आर्टिस्ट है, कोई लेजेंडरी अगर कोई सिनेमा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, एपिक है। इसके बाद देखिए फिर अगर आप कहते हो हैकू, हैकू का मतलब क्या होता है, ये जापानीज पोएम का स्टाइल है। जापानीज लोगों के पोएम लिखने का ये स्टाइल है, जापानीज लोगों के पोएम लिखने का स्टाइल है। और इसका ये स्टाइल कहता क्या है कि फर्स्ट लाइन में अक्सर 5 शब्दों को रखा जाता है, और लास्ट लाइन में भी कितने शब्दों को रखा जाता है, 5 शब्दों को रखा जाता है। और बीच की पंक्तियों में कितने शब्दों को इंक्लूड किया जाता है, ये 7 शब्दों को इंक्लूड किया जाता है। लिखने की यही शैली किस नाम से जानी जाती है, तो हैकू के नाम से जानी जाती है। और दूसरा देख लो आपका है सोनेट। अगर हम सोनेट के बारे में बात करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो कि एक सोनेट लिखा था, ठीक है, और शेक्सपियर ने भी कई सारे सोनेट्स लिखे हैं। तो सोनेट्स का मतलब क्या होता है, 14 पंक्ति की जो कविताएं होती है, ठीक है, उसी को हम सोनेट कहते हैं। अक्सर सोनेट के बारे में बात करेंगे हम तो आपको जरूर याद आएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी के मिस्टर टोरू दत्त, जो देखोगे कि 14 वर्ष की उम्र में भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना था, और 21 वर्ष की उम्र में जिसका देहांत हो गया था। वो अपने आप में एक इतिहास है। क्या कहोगे, प्रोफेसर बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। उस समय के बारे में बात करोगे तो वो कौन थे, जो कवि भी थे इन नेचर, वो कौन थे, टोरू दत्त। शेक्सपियर की लिखी हुई भी बहुत सारे जो कि सोनेट्स आप पढ़ोगे। इसके अलावा क्या देखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर सोनेट पढ़ोगे आप तो उसमें आपको मिलेगा क्या, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है आपका, यही है सोनेट, 14 पंक्ति की जो कविता होती है। तो चलो हमारा आंसर आ चुका है, आवर आंसर इज सी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में, तो कहता है अप्रोप्रिएट होमोनिम्स के बारे में बात करिए आप। और फिर से देखिए, अगर मैं होमोनिम्स के बारे में बात करता हूं या होमोफोन्स के बारे में बात करता हूं, आप समझ ही गए होंगे कि सर तो वही बात करेंगे, वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी हैविंग सिमिलर साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड द डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप क्या करोगे, इसको अलग अलग तरीके से यूज करोगे। तो इसी को हम या तो कहेंगे तो होमोनिम्स कहेंगे या तो होमोफोन्स कहेंगे। तो देख लो दोस्त, क्या कहता है, शुड वी गो शॉपिंग फॉर अ खाली जगह फैन फॉर आवर न्यू हाउस।
तो जरा सोच करके देखो क्या कहता है, क्या हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे क्या? किस चीज की शॉपिंग करना चाहते हो? फैन की शॉपिंग करना चाहते हो। किसके लिए? हमने जो नया घर बनाया उसके लिए। तो ये फैन खरीदना चाहते हो तो किस तरह का फैन खरीदना चाहते हो? तो यहाँ पर देखो पहला कहता है सेलिंग फैन खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो छत वाला जो पंखा है, जो जिस पंखे को इस्तेमाल करते हो आप अपने सीलिंग में लगाते हो, उसी को कहते हैं हम लोग सेलिंग फैन। तो सेलिंग फैन जो कहते हो तो इसका मतलब क्या कहोगे कि सर ये तो आंसर आ चुका है, क्या हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पहला ही तो ऑप्शन है, हमारा आंसर ए होना चाहिए। लेकिन बाकी को भी क्या करना होगा दोस्त? बाकी को भी तो आपको जानना होगा कि बाकी शब्दों के क्या क्या अर्थ होते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। अब ये देखो, जब हम इस सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब सेल करना, मतलब क्या हुआ? बिक्री करना, किसी भी चीज को बेच देना, बिक्री करना। अब इसके बाद देखो, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या हुआ? सील कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? जब्त कर लेना, किसी भी चीज को बंद कर देना, बंद कर देना। ठीक है। अब जैसे देखो, फिर आपने कहा सी लिंक, जो समुद्री रास्ता है, सी के थ्रू जो लिंकअप है उसी को सीलिंग कहते हो। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग? समुद्री रास्ता। समुद्री रास्ते को ही आप क्या कहोगे? सीलिंग कहोगे। तो हमारा क्या होना चाहिए कि नए घर के लिए क्या हमें सीलिंग फैन खरीदने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो क्या कहोगे? हमें जरूरत किस सीलिंग की है? इस सीलिंग की है जिसकी स्टार्टिंग सी से होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ए। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? तो अब जैसे देखो यहां पर देखो कह रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, और इंस्ट्रक्शन आपको कहता है कि बता दो दिए गए सेंटेंस में क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या। तो यहां पर देखो क्रोकोडाइल क्या है दोस्त? सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ ए का भी प्रयोग किया जा सकता है, और ये साउंड कॉन्सोनेंट का है तो इसके साथ दी का भी प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे ही दी का प्रयोग करोगे तो ये डेफिनेट क्रोकोडाइल के बारे में बात होगी, और क्रोकोडाइल के बारे में बात करोगे तो किसी भी क्रोकोडाइल के बारे में बात होगी। इसके बाद के स्विमिंग, यहाँ इन अ रिवर करते कहते हो तो किसी भी रिवर के बारे में बात होगी। और अगर आप यहाँ कहते हो इन द रिवर, इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर रिवर के कंटेक्स्ट में अगर ये बात की जाए तो इन द रिवर भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग होगा, कंटेक्स्ट अलग अलग होगा, लेकिन इसको इन अ रिवर भी लिखा जा सकता है, इन द रिवर भी लिखा जा सकता है, इसको द क्रोकोडाइल भी लिखा जा सकता है, और अ क्रोकोडाइल भी लिखा जा सकता है। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर मैं कोई आपको कहानी सुनाता हूं तो मैं कहता हूं कि एक क्रोकोडाइल था, एक नदी थी, उसमें एक क्रोकोडाइल था, तो मैं क्या कहूंगा? देयर वाज अ रिवर एंड देयर वाज अ क्रोकोडाइल आल्सो। तो इसका मतलब कि एक सामान्य तरीके से मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी भी पर्टिकुलर क्रोकोडाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कोई क्रोकोडाइल था, चाहे वो क्या कहोगे, सॉल्ट लेक का हो, चाहे वो मीठे पानी का हो, में रहने वाला हो। क्रोकोडाइल क्या था? एक क्रोकोडाइल था जो किसी नदी में रहा करता था। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिवर नहीं, बल्कि किसी भी रिवर के बारे में बात की जा रही है, तो क्या करेंगे हम? अ क्रोकोडाइल लिखेंगे तब भी सही, द क्रोकोडाइल लिखेंगे तब भी सही, इन अ रिवर लिखेंगे तब भी सही, इन द रिवर लिखेंगे तब भी सही। जब बहुत तरीके से अगर ये करेक्ट है तो हम एरर क्यों निकालेंगे? तो क्या कहोगे? द सेंटेंस हैविंग नो एरर। योर आंसर इज सी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है दोस्त? देखो इसको क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियंस वाज रेदर, देखो क्या कहता है कि यहाँ द गिवन सेंटेंस में एक सर्टेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्या किया है? अंडरलाइन किया है। और अंडरलाइन किया है, अब आपसे पूछता है कि बता दो ये अंडरलाइंड सेगमेंट जो है, इसके बारे में मुझे बता दो, क्या ये सेंटेंस पहले से करेक्ट है, या अंडरलाइंड सेगमेंट को यहां से जो कि मुझे क्या करना चाहिए? चेंज करके किसी और को लाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन पे नजर डालना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है अंडरलाइंड सेगमेंट को। इसका मतलब इसको हटा करके इसकी जगह पर किसी और को लाया जा सकता है, और जिसको भी लाया जाएगा, देखिए क्या इन चारों ऑप्शन में से कोई है क्या ऐसा? चलो अब अगर मैं सेंटेंस पे नजर डालूं, तो जैसे ही सेंटेंस पे नजर डालोगे तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहली बात तो ये देखो कि सेंटेंस में देन का प्रयोग हुआ है, और देन आपको कहता है कि देन का प्रयोग आप तभी करते हो जब इससे पहले वाला एडजेक्टिव किस डिग्री में होते हैं? आपके कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है, ये बात कितना परसेंट करेक्ट है? आप कहोगे सर 99% करेक्ट है। अगर मैं कभी भी अंग्रेजी विषय में आपको अगर मैं दावा करूं तो मैं आपको 99% तक ही दावे कर सकता हूं। ठीक है, तब मैं क्या कहूंगा कि यहां पर देखो 99% केस में क्या होता है कि देन से पहले वाला जो एडजेक्टिव होता है वो
किस डिग्री में होता है? कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो अब आपको ये जज करना पड़ेगा, क्या ये जो आपने लिखा है वर्स्ट, क्या ये कंपैरेटिव डिग्री है या कि ये सुपरलेटिव डिग्री है? तब आप क्या कहोगे कि सर वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। वर्स्ट किस डिग्री का माना जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या कहोगे कि सर ये तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, बल्कि ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? WORSE, वर्स। तब अगर आप कहोगे कि सर अगर ये कंपैरेटिव है तो भला इसका पॉजिटिव क्या होता होगा, तब हम क्या कहेंगे? इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा आपको बैड का भी कंपैरेटिव यही होगा, इल का भी कंपैरेटिव यही होगा, और इविल का भी कंपैरेटिव यही होगा, और तीनों का मतलब क्या होता है? बुरा। बुरा, इससे भी बुरा, और सबसे बुरा। तो क्या कहोगे? जब देन है तो इसका मतलब इससे पहले क्या चाहिए आपको? देन रखना है, तो आपको यहां पर वर्स्ट बदल करके वर्स करोगे। ये देखो वर्स्ट है, ठीक है। अब ये देखिए कि वर्स वाज, ठीक है, वर्स देन, ये रखे वर्स देन एक्सपेक्टेशन नहीं, वर्स देन एक्सपेक्टेड। तो यहां पर देखो वर्स का प्रयोग किया गया, देन भी है और एक्सपेक्टेड भी है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी बदतर था। योर आंसर इज सी। चलो दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करूं आपसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है आपको। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। क्या कहता है कि आपको फिर से चुनाव करना है कि दिए गए सेंटेंस में क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या। तो जब आप इस सेंटेंस पे गौर करोगे तो आप क्या कहते हो कि सीधे तौर पर देखो, ऑनेस्ट में देखो, ऑनेस्ट में एच का उच्चारण साइलेंट है, तो यहाँ साउंड किसका है? वोवेल का साउंड है। वोवेल का साउंड है तो इसके लिए एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखो ए का प्रयोग किया हुआ, तो ये गलत है। यहाँ पर सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस, देखो। तो यहां पर देखो मैंने क्या कहा कि जब यहाँ वोवेल का साउंड है तो वोवेल के साउंड के लिए मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। और यहाँ ए दिया है तो फटाक से क्या कहोगे? सर इस पार्ट में तो एरर है, सबसे पहले तो मैं चुन ही लूंगा इसको। तो यहाँ ऑनेस्ट के बदले एन ऑनेस्ट होना चाहिए। आंसर तो आप क्या करोगे? सी का चुनाव कर लोगे। लेकिन आपके मन में ये ख्याल पलते रहेगा कि सर वेल नॉन है, इसका साउंड तो कॉन्सोनेंट का लग रहा है, तो क्या करें? अब वेल नॉन कर दे क्या? मैं कहूंगा नहीं करना, क्योंकि वेल नॉन वुमन ये क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव फ्रेज अपने 7-8 किल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ना तो ए ना तो एन। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं जाना, आप अपने आंसर को कहां पे सीमित कर देना? योर आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 को देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 91 कहता क्या है। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो जिसको कहते हो सेंटेंस नंबर 1, और इसके बाद देखिए फिर क्या कहता हूं, ये S6 जो है ये क्या है? लास्ट सेंटेंस। अब आपको कहता है कि देखो पहला ये क्या था? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। पुराने समयों में इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते थे, जिसमें पहला सेंटेंस फिक्स हुआ करता था और लास्ट सेंटेंस भी फिक्स होगा, बीच के ही चारों सेंटेंस को आप क्या करोगे? अरेंज करोगे। तो यहां पर देखो ये दोनों सेंटेंस आपका अपनी जगह फिक्स है। अब आपको देखना है अ मोमेंट कम्स, इसके बाद इन चारों में से कहां से शुरुआत करोगे आप? कई बार तो सिर्फ एक ऑप्शन का चुनाव करोगे और आंसर निकल जाएगा। और साथ साथ आप ये भी देखोगे, जब अंतिम सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, फाइंड्स वर्ब का 5वां रूप है, तो आप तुरंत सोचोगे कि इससे पहले हम उस सेंटेंस को रखें जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका किस नंबर में रखा गया हो? सिंगुलर नंबर में रखा गया हो। अगर इस बेस पे, अगर ग्रामेटिकल आइटम्स के बेस पर अगर आप इसको जज करने की कोशिश करोगे वर्ब का 5वां रूप, तो क्या कहोगे? ठीक है। अब जैसे देखो क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा जो लंबे समय से जो कि सप्रेस करके रखी गई हो, दबा करके रखी गई हो, वो आत्मा को जो है कि क्या कहता है कि आवाज मिलती है। पहले क्या करते हैं हम लोग? जब उसको दबा के रखते हैं तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब युग बदलता है तो उसी दमित सोल को जो है कि एक आवाज, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो यहां पर देखो सोल आपका सिंगुलर नंबर में है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ तो अगर मुझे ये सेंटेंस अगर सेकंड लास्ट होगा तो इसके बाद यहाँ वर्ब का 5वां रूप मेरा बैलेंस हो जाएगा। पहली बात तो ये कह दोगे आप, ठीक है। और दूसरी बात देखो, जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना, आप रिदम को भी मेंटेन करोगे। देखो सेंटेंस क्या कहता है, अ मोमेंट कम्स, एक पल ऐसा भी आता है, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, वो पल आते तो हैं बड़े रेयरली, इतिहास में ऐसे पल बड़े रेयरली आते हैं। तो यहां पर देखो रिदम मेंटेन करोगे तो यहां भी कम्स है। इसके बाद देखो अ मोमेंट कम्स
ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हो, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मोमेंट कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, यहां पर भी कम्स, यहां पर भी कम्स। एक पल आता है और वो पल रेयर ही आता है इतिहास में, वो पल। ठीक है, when we step out from the old to the new, जब हम क्या करते हैं कि स्टेप आउट करते हैं, पुरानी संस्कृति पुरानी पीढ़ी से चल करके जब हम नई पीढ़ी में आते हैं, तो ऐसा पल तब आता है। तो यहां पर देखो क्या कम्स, फिर देखो यहाँ कम्स, इसके बाद देखो when we step out from the old to the new, ठीक है, with an age ends, जब हम क्या करते हैं पुराने दौर से निकल करके हम एक नए दौर में आते हैं जहां पर एक युग की समाप्ति होती है, एंड्स। ठीक है, एंड वेन द सोल ऑफ अ नेशन, जब जो कि क्या कहता है किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा है जिसको लंबे समय तक सप्रेस करके रखा गया, तो कहता है कि जब युग बदलता है तो वही दमित जो आपका क्या है सोल है किसी भी राष्ट्र को जिसको दबा करके रखा था, जब युग बदलता है तो वही दमित आत्माओं को फिर से जो कि अपनी आवाज, ठीक है, एक्सप्रेस करनी आ जाती है, उसको मौका मिल जाता है अपनी आवाज को बुलंद करने का। तो जरा सोच के देखो कि जब आपने सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर भी जब आपने बैलेंस किया, रिदम के आधार पर जब आपने बैलेंस किया, तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ कम से है तो सेंटेंस की शुरुआत तो हम यहाँ कम से करेंगे, इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत हो गई सी से। ठीक है, अब चार ऑप्शन पे नजर डालोगे तो ऑप्शन वाले ए और डी वाले आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप कहोगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, हमारी सी से हो गई। ठीक है, अब ये देखिए व्हेन वी स्टेप आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी स्टेप आउट, सी के बाद आपने किसको लिया था, डी को लिया था। अब आप क्या कहोगे, सर सी के बाद डी वाला ऑप्शन कौन सा है मेरा, सी के बाद डी वाला ऑप्शन यहां पर है। बस यही दो को अरेंज किए और आपका आंसर बी आ चुका है। क्या देखोगे, एक ही सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से फ्रेगमेंटेड किया गया था, आपको कह रहा था सबको एक जगह समायोजित करिए और एक कंप्लीट मीनिंग मुझे बताइए कि सेंटेंस के बाद कौन सा आना चाहिए। जिस दिए गए ऑप्शन में से पहला सेंटेंस फिक्स था और लास्ट सेंटेंस आपका फिक्स था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, ठीक है, आपको कहता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस। देखो सेंटेंस कौन सा है, ए बी सी और डी। देखो ये क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस आपसे पूछा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, डर जाओ, सेंटेंस पढ़ो ही नहीं और आप अटेम्प्ट ही ना करो। ये कहता देखो मैंने एक सेंटेंस लिख करके दिया है चार तरीके से, इस सेंटेंस में सर्टेन वर्ड्स तो मैंने यूज किए होंगे ना, तो आप फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या कहता है, कंटेंट्स नो स्पेलिंग एरर्स, जिस सेंटेंस में किसी भी वर्ड के स्पेलिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, आप उस सेंटेंस को मुझे चुनाव करके बताइए। ये क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन को पूछने का ये तरीका है दोस्त। चलो देखते हैं क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शब्द को हम पकड़ते हैं। देखो लास्ट से शुरू करते हैं, मनीषा गॉट ओवरवेल्म्ड बाय द, यहां देखिए, ट्रिमेंडस ऑफर बाय अ कंपनी टू वर्क इन कोलैबोरेशन। ये देखो कोलैबोरेशन जो लिखते हो इसमें हम TION लिखते हैं, तो यहां पर एक शब्द के स्पेलिंग आपने गलत तो पहचान ही लिया। इसके बाद देखो ओवरवेल्म्ड जो होता है OVER WHELMED, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ट्रिमेंडस के भी स्पेलिंग करेक्ट है। तो अब ये देखो ये गलत था, ये चुनाव कर लिया, ये एलिमिनेट कर दिए। अगर यही ओवरवेल्म के स्पेलिंग अगर गलत किसी पार्ट में लिखा होगा तो यहां देखो डबल एल कर दिया, तो ये तुरंत आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद को फिर आपने ट्रिमेंडस को भी सही करके रखा है। तो अब देखते हैं इसमें, देखो मनीषा गॉट ओवरवेल्म्ड, ठीक है, बाय द ट्रिमेंडस ऑफर बाय अ कंपनी टू वर्क इन अ कोलैबोरेशन विथ इंटरनेट पर्सोनेल। ये देखो पर्सोनेल का स्पेलिंग क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, पर्सोनेल का मतलब क्या कहोगे, अगर हम कहते हैं पुलिस पर्सोनेल, इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस अधिकारी। तो पर्सोनेल PERSONNEL, ये स्पेलिंग सही है। तो ये स्पेलिंग भी सही है आपका, कोलैबोरेशन का भी स्पेलिंग सही है। इसके बाद देखो इंटरनेट की भी स्पेलिंग सही है, ऑफर भी सही है, ट्रिमेंडस भी सही है, ओवरवेल्म्ड भी सही है और मनीषा भी सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर तो बी आ चुका है। बी आ गया है तो ए को तो आप एलिमिनेट करोगे, डी एलिमिनेट कर चुके हो, सी को कर चुके हो, अब बचता है ए है। तो ओवरवेल्म्ड चलो यहां तक क्या है, सही है। ट्रिमेंडस, यहां देखो डी के बाद ओ मिसिंग है। ऑफर बाय अ कंपनी टू वर्क इन कोलैबोरेशन सही है। विथ इंटरनेट पर्सोनेल, पर्सोनेल में देखो क्या हुआ, PERSONNEL, इसका भी स्पेलिंग गलत। ठीक है, और ट्रिमेंडस का भी स्पेलिंग गलत, मतलब पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। योर आंसर इज, क्या कहोगे, योर आंसर इज बी, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करूं आपसे, तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहता है, गिवन इडियम्स के मीनिंग के बारे में आपसे पूछता है, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन अ सूप। अगर मैं कहता हूं कि माय लाइफ
इज इन अ सूप, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जान खतरे में है। माई लाइफ इज इन डेंजर, माई लाइफ इज एट स्टेक। तो मतलब क्या कहोगे, इन अ सूप को ही हम लोग कहते हैं इन डेंजर। इसी को आप कहोगे इन डेंजर, या इसी के लिए शब्द यूज करते हो एट स्टेक। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, बिल्कुल ही पैसे की कमी है, नहीं, ये आंसर करेक्ट नहीं है। टू एग्जिबिट कवर्डिस, अपना जो कि डरपोक वाला नेचर दिखाना, नहीं, ये भी नहीं है। टू गेट नथिंग, कुछ भी नहीं पाना। इन ट्रबल, तो क्या कहोगे, इफ यू आर इन ट्रबल इट मींस यू आर इन द सूप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, योर आंसर इज डी। चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 94। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करूं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि आप एंटोनिम्स बताइए। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों का चुनाव करिए दिए गए ऑप्शन में से। देखो दिया गया और शब्द कौन सा है, प्रेज। प्रेज जब आप किसी को करते हो तो बड़ी तारीफ करते हो, तो देखो क्या हुआ कि उल्टा शब्द लेना है। अक्लेम्ड अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, काफी उसकी प्रशंसा की गई है, ये तो हो गया सिनोनिम्स। इसके बाद देखो डिफेंड करते हो, अगर मान लो मैं डरपोक नेचर का हूं, लेकिन ऑफिस में मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लोग मेरे साथ जो कि गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, अगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं और आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो लोग मुझे दबाने का प्रयास करेंगे, तो आप क्या करोगे, आकर के मुझे डिफेंड करोगे, मेरा पक्ष लोगे। तो इस तरह से इसे कहते हैं कि डिफेंड करना। ठीक है, और अगर आप अपने देश को डिफेंड करने जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। अ सोल्जर डिफेंड्स हिज कंट्री, इट मींस ही प्रोटेक्ट्स हिज कंट्री। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, आप उसकी सुरक्षा में जाते हो, आप उसके क्या करते हो, उसके फेवर में जाते हो, आप उसके पक्ष में चले जाते हो। तो यहां पर देखो यही शब्द, आप मेरे लिए, आप मुझे डिफेंड कर सकते हो, तो एक सोल्जर जो कि अपने देश की भी रक्षा कर सकता है। इसके बाद देखिए, अगर आप कहते हो असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से किसी व्यक्ति को अगर आप फिजिकली असॉल्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शारीरिक रूप से उसके साथ अत्याचार किया गया है। अगर आप कहते हो सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे जो है कि फिर से जो है कि उस तरीके से क्या किया गया है, उसके साथ अत्याचार किया गया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया। और व्यक्ति की तारीफ कर रहे हो तो दूसरा इसका उल्टा क्या कहोगे, व्यक्ति को डांट डपट कर रहे हो। और रिब्यूक मतलब क्या हुआ, डांट डपट करना, मतलब क्या हुआ, चाइड करना, डांट डपट करना, या इसी को कहते हो स्कॉल्ड करना। ठीक है, इसी के लिए यूज करते हो रेप्रीमेंड, इसका भी मतलब क्या होता है, डांट डपट करना, डांट फटकार करना। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया बी। 94 का आंसर क्या हो गया दोस्त, आपका बी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों का चयन करना है। शब्द कौन सा है, इंटेंशनल। अगर आप इंटेंशनली कुछ करते हो तो इसका मतलब पहले से आपने प्लान करके किया है कि मैं ऐसे सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ समथिंग हैज टेकन प्लेस और इफ समवन हैज डन समथिंग इंटेंशनली, इसका मतलब द पर्सन हैड मेड अ प्लान बिफोर। उस व्यक्ति ने ये योजना पहले ही बना रखी थी उसने, इसलिए इंटेंशनली, सब कुछ तय था पहले से कि ऐसा ही होना है। तो इंटेंशनली था, इसका मतलब पहले से प्लान्ड था। और इसका उल्टा क्या होगा, चीजें जरूर अनप्लान्ड रही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर तो आपका बी हो गया। अब इसके बाद देखो बाकी शब्दों को देखते हैं। अगर आप कहते हो एमिएबल रिलेशनशिप, इसका मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप। अगर आप कहते हो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी, इसका मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। अगर मैं कहता हूं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि निर्जीवों को भी जब आप सजीव के रूप में देखना शुरू करोगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो जरा सोच के देखो, कानून क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक सेट ऑफ क्या है, बिलीफ है, एक सेट ऑफ क्या है, रूल्स है। क्या वो पर्सन है, क्या नहीं। लेकिन फिर भी कानून को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो क्या करते हो, लॉज हैंड्स आर लॉन्ग। तो कानून के हाथ पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम, अ सेट ऑफ कोड एंड कंडक्ट, अ सेट ऑफ रूल्स होने के बावजूद भी, थिंग्स होने के बावजूद भी होना चाहिए ऑफ का प्रयोग, लेकिन पर्सन के जैसा रिप्रेजेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हो ना, लॉस हैंड्स लिखते हो ना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ऐसी ही चीज जिसको हम निर्जीव तो है वो, लेकिन सजीव के रूप में देखना शुरू करें, एक पर्सन के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो यही देखा जाना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जिसको है तो वो निर्जीव लेकिन दिखाया गया है सजीव के तौर पर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखो दोस्त, अब अगर क्वेश्चन नंबर 96 को अगर देखें तो ये क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। और जब आप पढ़ोगे तो देखो इसमें से चर्चा किस बात की हुई है, अब ये पढ़ो। सेंटेंस क्या कहता है, यहां से देखो कहां से शुरुआत हुई, द एंटरटेनमेंट
द एंटरटेन देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्ट बाय वॉल्ट डिज्नी। मतलब क्या हुआ ये इंटरटेनमेंट, मतलब क्या हुआ मनोरंजन की ये दुनिया। इंटरटेनमेंट ये वर्ल्ड हो सकता है, एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है, ये एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है। ये एंटरटेनमेंट की क्या हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है। तो क्या कहता है कि वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री या वो दुनिया जो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, वॉल्ट डिज्नी के द्वारा निर्मित था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी अर्थ से मिलते जुलते हुए ऑप्शंस में से किसी न किसी शब्द का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। इसके बाद देखो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं दोस्त, जब कभी भी एग्जाम्स में अटेम्प्ट लेना तो क्या देखना कि जो कि एक रफ आइडिया निकालने की कोशिश करना। नो मैटर यू आर गोइंग टू स्पेंड 2 to 3 minutes डूइंग दिस, हो सकता है क्या स्पेंड करने जा रहा हो 2 से 3 मिनट लग जाएगा आपको रिदमेटिक तरीके से पढ़ करके निकलने में। इसके बाद अगर मान लो क्या कि वन टाइम में वन ऑप्शन अगर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तो ये रखो हर एक ऑप्शन को देखना में टाइम ज्यादा जाएगा। अगर ऑफलाइन में कभी सामना हो जाए तो एक नजर ऑप्शन पे डाल लेना। कुछ शब्द आपके माइंड में स्ट्रक करेंगे, कह रहे उस कंटेक्स्ट में तो ये शब्द तो फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पहले में किस डायरेक्शन में वर्ड को रखेंगे, आपने अंदाजा लगाया कि चलो इसी से मिलता जुलता शब्द का क्या होगा, यहाँ फिलिंग होगा। ठीक है, अब जरा सोच के देखो कि फिर क्या कहोगे कि हो सकता है सेकंड ब्लैंक्स में किसी शब्द को मुझे क्या करना है, फिल करना है। हो सकता है क्या है कि यहां पर देखो क्या हो सकता है थर्ड ब्लैंक्स में मुझे फिल करना पड़े, या हो सकता है ये रखो क्या कहते हैं फोर्थ में फिल करना पड़े। हो सकता है फोर्थ का क्लू जो कि मुझे जाकर के पांचवे में दिखे। हो सकता है कि मैं सेकंड नंबर पे फिल करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें किस वर्ड का प्रयोग मैं करूं। हो सकता है सेंटेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आगे का जो सक्सीडिंग सेंटेंस होगा वो मीनिंग क्लैरिफाई करेगा प्रीवियस सेंटेंस को। हो सकता है कि आगे बढ़ने के बाद हमें पीछे को फिल करने में क्या मिल जाए, मदद मिल जाए। ये आप खुद ब खुद देखोगे, आगे बढ़ करके अगर हम पढ़ लेते हैं तो पीछे वाले कैसे वो हिंट्स देता है, ये मैं करके दिखाता हूं। तो क्या कहा गया, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लो या कि वर्ल्ड कह लो, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, वॉल्ट डिज्नी के द्वारा किया गया। इट्स समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ माउस। समटाइम्स जो कि क्या कहते हैं, किसकी, इस दुनिया एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री को किस नाम से बुलाया जाता है, हाउस ऑफ माउस के नाम से बुलाया जाता है। इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लीडिंग रोल प्लेड बाय डिज्नीज मोस्ट फेमस क्रिएशन मिकी माउस। ठीक है, अब ये देखिए मिकी इज राउंड माउस, ये देखो इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ईयर्स इधर इन सिलहटी and adorning a hat have become one of the most, ठीक है, one of the most blanks corporate logos, ठीक है, in the world. But if a few business decisions in the 1920s had gone differently, they could have been rabbit ears. In the mid 1920s, Disney was a young, ठीक है। अब ये देखो थर्ड ऑप्शन में आपको फिल करना था। अगर आपको कहा जाए इससे पहले जब शुरुआत में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तो जिसको आप कहते हो वॉल्ट डिज्नी कहते हो, उस समय में वो व्यक्ति था क्या, उसका प्रोफेशन क्या था, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, अब ये देखो इसका हिंट्स आपको मिलेगा आगे चल करके। देखो आगे चल करके क्या मिलता है, प्रोड्यूसिंग अ सीरीज कॉल्ड एलिस कॉमेडीज, शॉर्ट फिल्म्स दैट कंबाइंड लाइव एक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए फुटेज विथ एनिमेटेड इमेजेस, ठीक है, सो दैट ह्यूमन एक्टर्स अपियर टू इंटरेक्ट विथ कार्टून कैरेक्टर्स, ठीक है। बट ही हैड ग्रोन tired of the series and wanted to move on to making completely animated films. अब ये देखो क्या कि इस तरह की सीरीज बनाते बनाते वो थक चुका था और फाइनली वो क्या चाहता था कि मैं एनिमेटेड फिल्म्स बनाऊं। तो जरा सोच के देखो कि यहाँ पर देखो वो क्या चाहता था कि इनिशियली प्रारंभ में वो क्या था कि जरूर जो कि एनिमेशन बनाने वाला वो व्यक्ति होगा, एनिमेशन ही उसका करियर रहा होगा। तो जरा सोच के देखो यहाँ पर हम किस शब्द का चुनाव कर रहे हैं, थर्ड में एनिमेशन से रिलेटेड। तो जरा चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया है आपको। ये पहला है, पहला में देखो क्या कहते हो कि क्या कहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट की दुनिया। तो ये देखो वो कंट्री के बारे में नहीं बात हो रही है, पावर के बारे में बात नहीं हो रही है, प्रोविंस का मतलब क्षेत्र के बारे में बात नहीं हो रही है। और एम्पायर का मतलब क्या हुआ, एंटरटेनमेंट का जो वो साम्राज्य है जो उसने खड़ा किया वॉल्ट डिज्नी ने। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, उस क्षेत्र में अगर एम्पायर को लेकर के देखे तो ये एक इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को लेकर के देख रहे हैं और ऐसी दुनिया जिसकी रचना जो है कि वॉल्ट डिज्नी ने की थी। तो क्या किया है हमने, ऑप्शन ए का सिलेक्शन मैं कर चुका हूं। और इसके बाद कि मुझे तीसरे को देखना है, तीसरे को देखो क्या कहते हो।
इनिशियली ही वॉज अ यंग एनिमेटर। वो क्या चाहता था, इस तरह की मूवीज बना बना करके वो थक चुका था, सीरीज बना बना करके थक चुका था। इसलिए वो चाहता था कि मैं कंप्लीटली मैं क्या करूं, एक एनिमेटेड मूवीज बनाऊं, एनिमेटेड कैरेक्टर को मैं क्या करूं, रिप्रेजेंट करूं। तो यहां पर देखो एनिमेटर, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हम एनिमेटर को नहीं रखेंगे क्या? तब आप क्या कहोगे कि सर थर्ड ऑप्शन में तो हमें मिल गया कि ये कौन होगा, एनिमेटर होगा। ये आपने एनिमेटर को यूज कर लिया, चलो यूज कर लिया। पहले वाले ऑप्शन में आपने किसका चुनाव किया है? पहले वाले ऑप्शन में आपने चुनाव किया है एम्पायर। तो देखो पहले वाले ऑप्शन का चुनाव हो गया आपका एम्पायर के रूप में। एम्पायर, जो एंटरटेनमेंट एम्पायर को खड़ा किया था वॉल्ट डिज्नी ने। अब देखो कि उसकी ये सीरीज जो कि काफी जाकर के पॉपुलर हुआ था, आप लोग को याद होगा मिकी माउस। मिकी माउस में ये जो एनिमेटेड कैरेक्टर था, जो बिल्ली को दिखाया गया था एक हैट लगाए हुए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जो काफी पॉपुलर हुआ था, और इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके पॉपुलर होने के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो थे, मिकी माउस से मिलते जुलते नाम, जो बिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए, उसके फिगर को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत सारी चीजें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पांव पसार चुकी थी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि यहां पर देखिए क्या हुआ, बिल डिज्नी इज समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ माउस, ठीक है, इज द मोस्ट। अब यहां पर देखिए इधर इन सिलहटी और एडोर्निंग हैट हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट, खाली जगह, कॉर्पोरेट लोगोस। मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट की तरह ये जो है कि रिकॉग्निशन इसको जो है कि मिल चुका था, इसको एक्नॉलेज किया जा चुका था मिकी माउस के इस किरदार को। तो यहां पर देखो दूसरे वाले में मैं ऑप्शन देखता हूं कि क्या है। दूसरे वाले में देखो ऑप्शन आपका क्या है। दूसरे वाले में कहता है कि नोटिफिएबल, विजिबल, मेजरेबल, रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्निशन इसे मिल चुका था किस रूप में, मिकी माउस के रूप में। इसका जो कैरेक्टर था वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं क्या कि विश्व में अगर मैं किसी कॉर्पोरेट का नाम लूं, जिस तरह की एक्नॉलेजमेंट उसे प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह की एक्नॉलेजमेंट अक्रॉस द ग्लोब किसके क्रिएशन को मिल चुका था। ये वॉल्ट डिज्नी का जो क्रिएशन था, मिकी माउस का जो कैरेक्टर पॉपुलर हुआ था, उसको जो कि वर्ल्ड वाइड जो कि इस तरह की ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, एक्नॉलेजमेंट मिल चुका था। तो जरा सोच के देखो, तीन शब्दों को तो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो लास्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 100। देखो 100 में क्या है ऑप्शन आपके, 100 में देखो फिर आपका क्या कहते हो, अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। चलो अब हम देखते हैं बैक होकर के, ठीक है। अब यहां से देखो क्या हुआ कि लास्ट में हम किसको फिल कर रहे हैं, अपेरेंटली। अपेरेंटली के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इविडेंटली। इविडेंटली, और जब हम इसमें इविडेंटली को फिल करेंगे तो यहां पर क्या देखोगे, तो यहां पर देखो क्या हुआ, इस तरह के सीरीज बना बना करके वो थक चुका था, बोर हो चुका था। वो कंप्लीटली चाहता था कि मैं क्या करूं, ट्रांजिट करूं, मैं जो कि दूसरे क्षेत्र में जाऊं, कंप्लीटली एनिमेटेड फिल्म्स बनाऊं। बट ही हैड ग्रोन tired of the series and wanted to move on to making completely animated films. And in 1927, और 1927 की बात बता रहा है, he got his wish, ठीक है। इसके बाद जाकर के क्या हुआ 1929 में, जैसे लगा जो उसके सपने थे, जो उसकी विश थी, जैसे कि वो फुलफिल हुई हो, या जो कि फुलफिल होने जा रही हो। और ये चीजें जो कि स्पष्ट साबित हो रही थी, और डील विथ यूनिवर्सल प्रोड्यूस, ये देखो प्रोड्यूस और न्यू सीरीज बेस्ड ऑन द। अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि जो एक नई सीरीज जो किस पर बेस्ड था, एडवेंचर्स ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड ओसवाल्ड द लकी रैबिट। मतलब क्या हुआ कि वो इसी तरह के एनिमेटेड कैरेक्टर को बनाना चाहता था जिसमें उसको पॉपुलैरिटी मिले, एक ही तरह की प्रसिद्धि को एंजॉय करते करते जो कि उसका मन ऊब चुका था, वो कंप्लीटली एक स्विच करना चाहता था। तो वहां पर देखो उसको 1929 में उसके इस ख्वाहिश को हवा मिली, और जो कि क्या कहते हैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई जब 1927 में यूनिवर्सल प्रोडक्शन यूनिट ने उसे एक कार्य सौंपा। और जिस तरह से इसका पहले वाला किरदार फेमस हुआ था मिकी माउस, सिमिलरली उसी से मिलता जुलता नाम इसने क्या रखा, कि ये देखो क्या, कौन सा नाम रखा है उसने, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर कॉल्ड ओसवाल्ड द लकी रैबिट। अब यहां देखो ओसवाल्ड द लकी रैबिट का नाम क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि इसी के जैसे मिलते जुलते नाम बहुत सारे रख लिए गए, ताकि मेरा भी जो कि ये सीरीज क्या हो जाए, हाईली सक्सेसफुल हो जाए। इन चीजों से ये परेशान भी हो चुके थे, लेकिन उस कैरेक्टर से मिलता जुलता उसने क्या किया कि इसी तरह के जो कि एनिमेटेड कैरेक्टर को मैं एक नाम देना चाहता हूं, एक नया नाम जिस पर ये काम करेंगे, वो भी आगे चल करके हो सकता है कि पॉपुलर हो। तो उसने सोचा कि मैं मिकी माउस तो यूज कर चुका हूं, तो चलो एक नया नाम उसी से मिलता जुलता यूज करता हूं। कि मैं क्या करता हूं कि ये देखो कौन सा रैबिट, तो ये देखो लकी रैबिट, मतलब ओसवाल्ड द लकी रैबिट के नाम से मैं इस सीरीज को बनाता हूं।
तो सोच करके देखो दोस्त, अगर हमने जो कि मोटा मोटी तौर पर ओवरव्यू भी ले लिया तो आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, करेक्ट कर लेते हो अपने सूझबूझ से। तो इसी तरह से क्या करना दोस्त, लैंग्वेज के सेक्शन में थोड़ी पढ़ने की हैबिट डेवलप करो, ठीक है। अब क्या करना है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, 2 से 3 मिनट गुजरते हैं, गुजरने दो, टाइम की कमी नहीं होगी, एक रफ आइडिया जनरेट करो और इसके बाद ऑप्शन पे जाते जाओ और उनमें से साफ तौर पर वो ऑप्शन आपको स्पष्ट कर देगा कि यहाँ तो ये चाहिए। हाँ, शर्त यह है कि 4 ऑप्शन में से कम 2-3 शब्दों के अर्थ जानोगे, शब्दों के अर्थ जानोगे तभी तो आप जज करके रिलेट करके आप चुनाव कर पाओगे। करते करते हो जाएगा, ठीक है, और हो ही जाएगा और आप कर ही लोगे। तो चलो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आज के इस एनालिसिस की कड़ी को समाप्त करते हैं और पुनः हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू।